नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी किशन। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपकी कलाम 2 टेस्ट सीरीज है उसका एनालिसिस। जो रीट मेंस की 2 टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसका क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों कौन सा पार्ट का करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम कॉमन पार्ट का एनालिसिस करेंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे वो कौन सी पार्ट की करेंगे दोस्तों, हम कॉमन पार्ट की करेंगे। यानी कॉमन पार्ट की बात करें तो हम 80 क्वेश्चनों की बात करते हैं। कितने क्वेश्चनों की बात करते हैं दोस्त, 80 क्वेश्चनों की बात करते हैं। ये 80 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के सेम आएंगे, चाहे आपके साइंस में सब्जेक्ट है, चाहे आपके एसएसटी सब्जेक्ट है, चाहे आपकी इंग्लिश है, चाहे आपकी हिंदी है और चाहे आपकी संस्कृत है। दोस्तों इन 5 सब्जेक्टों के 80 क्वेश्चन दोस्तों किसी भी टेस्ट के अंदर आपके सेम ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कुल टेस्ट हुए थे आपके 12। 2.0 कुल टेस्ट कितने थे दोस्तों आपके, कुल टेस्ट थे आपके 12, जिसमें माइनर टेस्ट थे दोस्तों आपके 10 और मेजर टेस्ट, यानी इन 5 टेस्टों के बाद एक रिवीजन टेस्ट होता है, वो होता है आपका मेजर टेस्ट 2। ठीक है, बाकी फाइनल टेस्ट लेवल 1.0 सॉरी और आपके 2.0 दोनों सेम थे। फाइनल टेस्ट में कोई अंतर नहीं हुआ दोस्तों। आज करने वाले दोस्तों हम आपके माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस करने वाले और पूरा कंप्लीट करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए व्याख्या जहाँ पर व्याख्या करने की आवश्यकता होगी और डिटेल से हम रिवीजन करने के प्रयास करेंगे। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। वैसे अपनी रिवीजन क्लास चल रही है दोस्तों, जैसे अपनी जीएसटी क्लास हम कंप्लीट होने वाली है, आपकी जीएसटी शैक्षणिक परिदृश्य वाली जीएसटी की क्लास शाम को हमेशा होती है। ठीक है, रिवीजन के तौर पर। और आप सभी की बात करें, जीएसटी की बात करें, कुछ दोस्तों के मैसेज वाले सर जीएसटी कहाँ पर मिलेगी, तो दोस्तों अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। टेलीग्राम के ऊपर जीएसटी चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेवल 1 हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो सारी सारी बुकलेट किसके ऊपर डाल दी गई है दोस्तों, आपके टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर सारे टेस्ट सीरीज दोस्तों डाल दी गई है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पीडीएफ एसटी प्रिंट के ऊपर पीडीएफ डाली हुई है, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। यदि 15 दिन में आप रिवीजन करना चाहो तो शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो जीएसटी पढ़ सकते हो दोस्तों। बाकी अपने नोट्स वगैरह को ज़्यादा ध्यान दीजिए, यदि पहले से जो चीज़ें पढ़ रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन वहीं से ज़्यादा बेस्ट होता है। न्यू चीज़ पढ़ने से अच्छा होता है आप पुराने जो पढ़ रहे हो वही ज़्यादा पढ़ें। लेकिन जीएसटी यदि जिस दोस्त ने कलाम की टेस्ट सीरीज पढ़ी है और कलाम को फॉलो किया, ठीक है, टेस्ट सीरीज को फॉलो किया या कलाम की बुकलेट वगैरह पढ़ रहा है, तो जीएसटी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और रिवीजन बहुत जल्दी यानी फास्ट रिवीजन हो सकता है उसका। तो दोस्तों हमने पहले 1.0 का एनालिसिस किया था, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, डिटेल के साथ। फिर दोस्तों हमने एमसीक्यू के माध्यम से प्रत्येक कलाम की बुकलेट को पूरा कवर करवा दिया, प्रत्येक टॉपिक वाइज पूरा कोर्स हमने कंप्लीट किया है एमसीक्यू के माध्यम से। 1.0 पूरी टेस्ट सीरीज एनालिसिस कर ली, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। साथ साथ नाथ पब्लिकेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सामान्य ज्ञान का आपके टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी अपनी रिवीजन हो चुकी है। साथ साथ जीएसटी की अपनी रिवीजन क्लास की बात करें तो डिवीजन की बात करें, इसके अंदर जीएसटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, जैसे हम आरटी एक्ट 2009 कर चुके हैं, नियमावली 2011 कर चुके हैं, निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपके मैनेजमेंट कर चुके हैं, और मैनेज के अंदर बात करें प्रबंधन की प्रमुख समितियाँ, 2 समितियाँ आपकी एसएमसी और एसटीएमसी दोनों कर चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपके अधिगम के नवाचार पहले वाले भी कर चुके हैं, कोरोना काल में आए थे वो भी कर चुके हैं। साथ साथ जो वर्तमान में नवीनतम नवाचार आए वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी जीएसटी के माध्यम से रिवीजन कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों हम आपकी बाल कल्याणकारी योजनाएं दोबारा रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें अंदर केंद्र सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं और आपकी प्रोत्साहन योजनाएं वो कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास हुई थी, ठीक है, और उस जीएसटी के अंदर सिर्फ एक शैक्षिक परिदृश्य की क्लास बचती है। और आज अपने शाम को जो क्लास होगी दोस्तों, आज शाम की बात करें, आज शाम क्लास होगी वो होगी आपकी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी जीएसटी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। साथ साथ जितने भी बुकलेट के अंदर यानी जीएसटी के अंदर जो नोट्स दिए हुए हैं, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर वही फैक्ट दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन डाले हुए हैं या वही इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, अधीनस्थ बोर्ड ने बार बार पूछे या आरपीसी ने बार बार पूछे। ठीक है, इसके अलावा जहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा होती है वो जीएसटी के अंदर आपको सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम करें दोस्तों 2.0। ये काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, सर 2.0 का भी एनालिसिस करवा दो ताकि हमारे लिए रिवीजन हो जाए। और अच्छी बात भी है क्योंकि 2.0 के एमसीक्यू यदि करते हो एग्जाम से पहले, जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि तो रिवीजन फास्ट होता है एमसीक्यू के माध्यम से। एक आपको ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या आपका। ये देखो तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा लेवल 2 की बात करें, 2.0 टेस्ट है। गणित विज्ञान को छोड़िए दोस्तों, ये गणित विज्ञान की ये बुकलेट है, वहाँ से पेपर लिया, लेकिन हम करेंगे दोस्तों अपना कॉमन पार्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 80 क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं, 80 क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। आज अपना माइनर टेस्ट 1
12 है, कंटिन्यू अब क्लास होगी अपनी 10 दिन। और सुबह सुबह की बात करें, ये माइनर टेस्ट 2.0 भी हम एक बार आंखों के माध्यम से निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आप बुकलेट के माध्यम से निकालना चाहो तो बुकलेट के माध्यम से भी निकाल सकते हो। इसकी PDF अपने टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप PDF के माध्यम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, यदि क्लास के माध्यम से थोड़ा सा करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम टेस्ट देने की बजाय लास्ट टाइम आप MCQ निकालो पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे 1.0 आपने बहुत ही अच्छी शानदार दी होगी, आपका स्कोर वगैरह भी अच्छा सुधार हुआ होगा, क्लासों के माध्यम से आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिला होगा। उम्मीद करते हैं एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका। यह मनोविज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से समझने वाले क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच अंतर से ढंग से स्पष्ट करता है, से ढंग से अंतर स्पष्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हमें। एक विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए रात भर पढ़ाई करता है, यानी उसको प्रेरणा किससे और मिल रही है, भाई अभिप्रेरणा किससे प्रभावित हो रहा है, केवल परीक्षा, यानी भाई, यानी उसे लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो उस परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लूंगा, यानी उसके लिए बाह्य अभिप्रेरणा काम कौन कर रही है दोस्तों, परीक्षा कर रही है। कौन कर रही है, आपकी परीक्षा कर रही है, ऐसा आपने समझा होगा मनोविज्ञान के अंदर, समझा, यानी कि ये आपके बाह्य अभिप्रेरणा का एक एग्जाम्पल है। बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल भी समझ सकते हो इसको एक। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिल रहा है, किससे मिल रहा है दोस्तों, परीक्षा के। और वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, उस परीक्षा के लिए कर रहा है, क्योंकि उसमें उसे अच्छे अंक लाने हैं दोस्तों। एक कवि कविता लिखता है, एक कवि है वो कविता लिखता है, जैसे आप दीपक सर को ले सकते हो, क्योंकि लिखने में उससे आंतरिक संतोष मिलता है। बिल्कुल राइट, एक कवि है वो अपनी कविता लिखता है क्योंकि उसे आंतरिक संतोष मिलता है, यानी अभिप्रेरणा तो कहाँ से मिल रही है, उसके मन से मिल रही है, मतलब अपने आप मन ही मन के अंदर खुश हो रहा है वो। तो अभिप्रेरणा तो कौन सी होगी, उसको आंतरिक, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ दोस्त है जो क्लास का वेट करते रहते हैं, ताकि वो सोच रहे हैं कि सर की क्लास आएगी तो हम थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा फास्ट कर लेंगे, तो वो प्रेरित हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, बाह्य प्रेरणा से। बाह्य प्रेरणा यानी उस क्लास से वो प्रेरित हो रहे हैं और अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। कुछ है कि हम PDF से पढ़ लेंगे और अंदर अंदर खुश हो जाएंगे कि PDF से पढ़ने के बाद हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक का हो जाएगा ये। एक खिलाड़ी को मैच जीतने पर पुरस्कार राशि या ट्रॉफी मिलती है, तो वो मैच किसके लिए खेल रहा है, पुरस्कार राशि और ट्रॉफी के लिए तो खेल रहा है, मैं खुद के लिए थोड़ी खेल रहा है। उसको अभिप्रेरणा मिल रही है, बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी है, तो पुरस्कार राशि उसको दिख रही है, साथ साथ ट्रॉफी दिख रही है। तो वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो इंडिया टीम किसके लिए खेलती है, वर्ल्ड कप के लिए तो खेलती है, ताकि वो ट्रॉफी हमें प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए अभिप्रेरणा कार्य कौन कर रही है, वो ट्रॉफी कर रही है। ठीक है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा दोस्त। एक बच्चा गणित का सवाल इसलिए हल करता है क्योंकि उसे समस्या सुलझाने में मजा आ रहा है। बिल्कुल राइट, ये बच्चा जो मन ही मन खुश हो रहा है, जैसे मान लीजिए उसे चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आ गया तो साधारण ब्याज का भी कर रहा है वो, फिर चक्रवर्ती ब्याज का कर रहा है, फिर अनुपात अनुपात का भी कर रहा है, तो मन ही मन में वो खुश हो रहा है क्योंकि उसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे किस प्रकार की अभिप्रेरणा प्राप्त हो रही है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा प्राप्त हो रही है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण दोस्त, आप देखो आराम से समझ सकते हो। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो A और C, देखो पहला और तीसरा आंतरिक बाह्य विप्रेरणा का था, बिल्कुल राइट। वह B और D आंतरिक विप्रेरणा की है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर A का आपका राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सी जैविक बायोलॉजिकल मोटिव और कौन सी मनोसामाजिक को सही पहचान है, बताओ भाई कौन सी सही पहचान है। देखो, एक व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहने के बाद खाना तलाशता है, तो जैविक हो गई, क्योंकि लंबे समय के बाद क्या तलाश रहा है दोस्तों, वो खाना तलाश रहा है, तो जैविक हो गई ये। तो क्या हो गया दोस्तों, जैविक। ये विद्यार्थी क्लास में सबसे आगे बैठना चाहता है ताकि उसे शिक्षक की प्रशंसा मिल सके, यानी मनोसामाजिक, वो अपनी प्रशंसा के लिए बैठता है आगे, ताकि जब भी कोई गुरुजी उसकी प्रशंसा करे तो वो मन ही मन खुश हो जाए, मनोसामाजिक। कोई व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है, तो ये दोस्तों जैविक हो जाएगी अभी। कोई किशोर अपने मित्र समूह में कूल दिखने के लिए महंगे जूते पहनता है, बिल्कुल दिखावा, मनोसामाजिक रूप से प्रेरित है वो, तो ये क्या हो जाएगा आपकी, मनोसामाजिक। तो आसानी से कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके समझ आधारित क्वेश्चन थे दोस्तों। तो A और C जैविक है और B और D कैसे आपकी मनोसामाजिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कथन ए दे रखा है, मेस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं एक निश्चित अनुक्रम में होती है। मेस्लो के अनुसार जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं दोस्तों, वो कैसे होती है आपकी, एक निश्चित अनुक्रम में होती हैं, और जब तक कि निचली आवश्यकता पूरी न हो ऊपरी आवश्यकता सक्रिय नहीं होती। तो मेस्लो का आपने पदानुक्रम का सिद्धांत देखा होगा, पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने भी करवाया था आपको।
जब एमसीक्यू करवाए थे हमने बुकलेट के उसके माध्यम से। तो उसमें देखा होगा आपका पद बने होते हैं, शारीरिक आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, इस प्रकार से क्रम देखे थे आपने 5, ठीक है, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता एक निश्चित अनुक्रम में होती है, जब तक कि निचली आवश्यकता पूरी न हो तो ऊपरी आवश्यकता सक्रिय नहीं होती। तो बिल्कुल सत्य बात है। मैस्लो का मानना था कि आवश्यकता श्रृंखला पूर्णतः कठोर है और कभी भी एक स्तर छोड़कर दूसरा स्तर सक्रिय नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ए और आर यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण की ए व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक, कारण ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर तो क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, सॉरी 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 देखो मैं पहले तो सही था आपका। मैस्लो का मानना था कि आवश्यकता श्रृंखला पूर्णतः कठोर और कभी भी एक स्तर छोड़कर दूसरा स्तर सक्रिय नहीं हो पाता। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय हो पाता है, ये गलत हो जाएगा, थोड़ा सा समझने वाली गलती हो गई हमारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा के स्वरूप निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। भाई मोटिवेशन के स्वरूप निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, ये आंतरिक अवस्था है। बताओ भाई आंतरिक अवस्था है क्या, बिल्कुल। अभिप्रेरणा क्या आपकी एक आंतरिक अवस्था है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल विशेषता है। ये अभिप्रेरणा क्या होती है दोस्तों, काल्पनिक भी होती है, बिल्कुल राइट। इससे व्यक्ति में कुछ क्रिया उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल राइट। ये अनुमानित प्रक्रिया नहीं है दोस्त, अनुमानित प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों, आपकी अनुमानित प्रक्रिया है, तो ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया परिभाषा किसने दी थी। भाई अभिप्रेरणा मोटिवेशन है, वो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया परिभाषा किसने दी थी। मैकडोनाल्ड ने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी, वुड ने दी थी, या स्किनर ने दी थी। तो दोस्तों एक गुड की परिभाषा, किसी परिभाषा आपकी गुड की परिभाषा है, बहुत बारी रिपीट हो जाती है परिभाषा। भाई अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया परिभाषा दी थी दोस्तों गुड मोदी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई सही विकल्प का हमें चयन करना है। अभिप्रेरणा बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, अभिप्रेरणा बराबर होता है दोस्तों आवश्यकता प्लस अंतर्निहित प्लस उद्दीपक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा का सही विकल्प है दोस्तों, अभिप्रेरणा बराबर होता है आवश्यकता प्लस अंतर्निहित प्लस उद्दीपक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा को निम्न में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक कहा जाएगा। शक्ति अभिप्रेरक, अन्वेषण अभिप्रेरक, अनुमोदन अभिप्रेरक या आक्रामक अभिप्रेरक। व्यक्ति द्वारा धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की आकांक्षा को निम्न में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक कहा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुमोदन अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका क्षेत्र मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है दोस्तों, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। भाई बताओ भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, अधिगम, प्रक्रिया, समुदाय, प्रबंधन या मापन। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन, ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, एलिस करो ने, स्किनर ने, स्टीफन ने या ट्रो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ट्रो की परिभाषा थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, बताना। यह मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। यह शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल राइट। शिक्षण का अधिगमकर्ता व शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल राइट। यह विविध अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों, विविध अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उपयुक्त शिक्षण विधियों में चयन में उपयोगी है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है दोस्तों, यह विविध अधिगमकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है।
मनोविज्ञान के विकास के चरण का क्रम है। मनोविज्ञान के विकास के चरण का क्या क्रम है दोस्तों? सबसे पहले क्या आई थी दोस्तों? आत्मा आई थी। सबसे पहले क्या आई थी दोस्तों? आपकी आत्मा आई थी। तो दोस्तों मन और व्यवहार को तो काट दो। फिर दोस्तों आत्मा के बाद में चेतना थोड़ी आई थी, मन के बाद में आई थी चेतना। तो फिर आपका मन आया था, फिर चेतना आया था, फिर व्यवहार आया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट के अंदर बताना है कि आत्मा आई के जनक कौन थे आपके, कमेंट। ठीक है, मन विज्ञान चेतना के जनक कौन थे और व्यवहारवाद के जनक कौन थे? ठीक है, सारे के सारे कमेंट के अंदर बताना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले। शिक्षा मनोविज्ञान में क्रो व क्रो का प्रदत्त परिभाषा में मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्रो व क्रो द्वारा प्रदत्त परिभाषा में मनोविज्ञान का संबंध है। क्या, कैसे, क्यों और कब? बताओ भाई, तेरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। चलो भाई, मूल प्रवृत्तियां कितनी है आपकी? मूल प्रवृत्तियों की बात करें दोस्तों तो कितनी है आपकी? 14। कितनी है आपकी? 14। क्रोध, युत्सा, बिल्कुल राइट। भय, प्लान। आमोद, संग्रह नहीं होता दोस्तों, आमोद का संग्रह नहीं होता। करुणा, शरणागत होता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि आमोद क्या होता है दोस्तों? तो आमोद का होता है आपका कीड़ा। क्या होता है दोस्तों? आपका कीड़ा। मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी? 14 आपके मैकडुगल ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? आपकी मैकडुगल द्वारा दी गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मैकडुगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय प्रेरक स्थिति का संबंध अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत से? श्री क्रिया सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 15 का? श्री क्रिया सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश मानी है? बताओ भाई। सुनील कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, मोतीलाल मिनारिया, हीरालाल माहेश्वरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक और थे, दूसरे कौन थे दोस्तों? दूसरे थे आपके पुरुषोत्तम मेनारिया। पुरुषोत्तम मेनारिया, इन्होंने भी कौन सी मानी दोस्तों? आपकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर भाषा से मानी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दे रखा देखो आपका हीरालाल माहेश्वरी, हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल मेनारिया, ये दोनों ने मानी है दोस्तों आपके मरुगुजरी अपभ्रंश से, मरुगुजरी अपभ्रंश से। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मरुगुजरी अपभ्रंश से किसने मानी है? तो मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल माहेश्वरी ने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सुनील कुमार चटर्जी की बात करें, इन्होंने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है। किसे मानी है दोस्तों? आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो सारे क्वेश्चन वैसे पहले हम कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल माहेश्वरी, के.एम. मुंशी, श्री देवेरिया, इन सब ने किससे मानी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति? मरुगुजरी अपभ्रंश से मानी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, मरुगुजरी अपभ्रंश बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से डाटी एवं देवड़ावटी किस बोली की उपबोलियां हैं? डाटी और देवड़ावटी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो दोस्तों वैसे भी बहुत बार पूछी गई है। डाटी कहाँ पर बोली जाती है आपकी? डाटी बोली जाती है दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर बोली जाती है? आपकी बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। देवड़ावटी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? आपके सिरोही के अंदर बोली जाती है। और बाड़मेर जो सिरोही के अंदर बोली जाती है वो बोलियां किसकी बोली है? आपकी मारवाड़ी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन, मेवाड़ी की बात करें, मेवाड़ी की उपबोली आपकी धावड़ी है दोस्त। मेवाड़ी की उपबोली कौन सी आपकी? धावड़ी है। साथ साथ याद करते रहो, धावड़ी बहुत बार पूछी गई है। टुंडाड़ी की उपबोली की बात करें दोस्तों, टुंडाड़ी की उपबोली बहुत बार पूछी गई है। जैसे आपकी बात करूँ, जैसे में काठेड़ी हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी आपकी? काठेड़ी हो जाएगी, जो आपकी दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। नागरचोल हो जाएगी आपकी, नागरचोल हो जाएगी, वो कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर बोली जाती है। जगरोती हो जाएगी आपकी, जगरोती कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? आपके करौली के अंदर बोली जाती है। ठीक है, 84 की बात करें, 84 देखो शाहपुरा, शाहपुरा जयपुर में, शाहपुरा जयपुर में 84 बोली जाती है, जो आपकी डंडाड़ी की बोली है। इसके साथ साथ दोस्तों आप किशनगढ़ी भी याद कर सकते हो, किशनगढ़ी भी। ठीक है, अजमेर के अंदर। ठीक है, तोरावाटी शेखावटी के अंदर, तोरावाटी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? शेखावटी के अंदर बोली जाती है, बहुत बार ये आपकी पूछी गई है। राजावाटी, राजावाटी भी किसकी उप बोली है दोस्तों? आपकी टुंडाड़ी की उप बोली है। सिपाड़ी भी किसकी उप बोली है दोस्तों? आपकी
ढूंढाड़ी की उपबोली है। देखो सारे याद आ गए, तो सारे मैंने आपको करवा दिए दोस्तों। यहाँ पर मेवाड़ी की दावड़ी हो गई। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी की दोस्तों आपकी डाटी हो गई। थली उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। यहाँ पर लिख देता हूँ मारवाड़ी की सारी एक साथ याद कर लो। थली की बात करें उत्तरी राजस्थान के अंदर, ठीक है। गोडवाड़ी होगी आपकी, देवड़ा गोडवाड़ी आ जाएगी आपकी, गोडवाड़ी। जालौर पाली सिरोही में, जालौर पाली सिरोही के अंदर बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों खेराड़ी, खेराड़ी उपबोली की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये खेराड़ी और दोस्तों यहाँ पर 84, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। शाहपुरा भीलवाड़ा है तो खेराड़ी, और शाहपुरा जयपुरा है तो दोस्तों आपके 84। तो सारी की सारी हमने एक साथ ही फैल ली दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से क्षेत्र व बोली कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बताओ भाई। 18 का राइट आंसर क्या जगह? मालवी झालावाड़ के अंदर बोल जाती है, बिल्कुल राइट। नागरचौल, नागरचौल करौली के अंदर बोल जाती है, नहीं दोस्त। करौली के अंदर आपकी जगरोती बोल जाती है। कौन सी बोल जाती है आपकी? जगरोती, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। धावड़ी उदयपुर अभी देखा मैंने। मेवाड़ की बोली क्या बताई मैंने? धावड़ी। एरवाटी आपकी बहरोड कोटपुतली के अंदर बोली जाती है दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? निम्न में से कौन सी एक विशेषता राजस्थानी भाषा की डिंगल शैली की नहीं है? डिंगल शैली की विशेषता नहीं है दोस्त, बताओ भाई कौन सी नहीं है आपकी? 19 की बात है। इसका विकास शौर सैन्य अपभ्रंश हुआ, नहीं, बिल्कुल गलत दोस्तों। शौर सैन्य अपभ्रंश की बात करें तो किस भाषा का विकास हुआ दोस्तों? आपकी पिंगल भाषा का। कौन सी भाषा का? आपका पिंगल भाषा का दोस्त। तो फिर दोस्तों आपको पूछा है कि डिंगल शैली का विकास कौन सी शैली के अंदर हुआ दोस्तों? तो ये विकास हुआ दोस्तों गुजरी अपभ्रंश से। किससे हुआ दोस्तों? आपकी गुजरी अपभ्रंश से। बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ये एक वीर रसात्मक शैली है, बिल्कुल राइट। ये पश्चिमी राजस्थान की काव्य शैली है, बिल्कुल राइट। रुक्मणी हरण, नाग दमन, ढोला मारवाड़ा दुआ आदि शैली में रचित है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका 21 दिसंबर, 21 फरवरी, 30 मार्च, ये 1 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। जो आपकी 22 भाषा दे रखी है ना 8वीं अनुसूची के अंदर, उसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। अभी तक राजस्थानी भाषा को कोई दर्जा नहीं दिया गया है, तो आपको संघर्ष करना चाहिए। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? यहाँ पर याद करो, राजस्थान की मानक बोली। राजस्थान की मानक बोली की बात करें दोस्तों, आपकी मारवाड़ी है। कौन सी आपकी? मारवाड़ी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया दोस्तों आपका? बताओ भाई। ये तैयार किया था दोस्तों आपके सीताराम लालस ने। किसने तैयार किया? सीताराम लालस ने, सीताराम लालस ने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म, पहली फिल्म कौन सी थी दोस्त? तो पहली फिल्म थी आपकी नजराना। कौन सी थी दोस्त? आपकी नजराना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से व्याख्या करना, मैंने बताया था आपको शॉर्ट व्याख्या करेंगे, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अगस्त को बांसवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा ने उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण, देखो उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण का लोकार्पण किया गया। ये केंद्र कहाँ स्थित है? सिकराय दौसा, पिपलौद बांसवाड़ा, खेमरी धौलपुर या देवड़ावास टोंक। तो उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये कहाँ पर की गई? आपकी खेमरी धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों। यह अभियान 2 से 15 अगस्त 3 चरणों में आयोजित किया गया। 2 से 15 अगस्त 3 चरणों में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सत्य बात है। पंचायती राज विभाग इस अभियान का नोडल विभाग था, बिल्कुल राइट। पंचायती राज विभाग इस विभाग का क्या था? नोडल विभाग था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्त। इस अभियान में 3 लाख वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी के साथ राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका।
यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है, तो पहला और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों, आपके सुधांशु पंत को बनाया गया? नहीं दोस्त, ये गलत हो जाएगा आपका। इस समिति का अध्यक्ष सुधांशु पंत को नहीं बनाया गया। गृह विभाग को इस समिति का प्रशासनिक विभाग बनाया गया, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 सही। एक मिनट, जनगणना समन्वय समिति सुधांशु मुख्य सचिव, अच्छा मैं मुख्य सचिव अभी चेंज हो चुकी ना, श्रीनिवासन आ चुके आपके, तो इसलिए गलत हो गया दोस्तों। वर्तमान उस समय क्वेश्चन पूछा कि जब आपके अगस्त में टेस्ट हुआ था उस समय सुधांशु पंत थे, तो बिल्कुल राइट दोस्त, पहला बिल्कुल सही है। गृह विभाग को इस समिति का प्रशासनिक विभाग बनाया गया, नहीं, गृह विभाग को इस समिति का प्रशासनिक विभाग नहीं बनाया गया। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका दूसरा कथन केवल दूसरा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राजस्थान की किस शिक्षिका का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु किया गया दोस्तों? परवन्ना कुमारी, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, नीलम यादव, मंजू बाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चॉइस का आपका ऑप्शन नंबर 3 नीलम यादव को, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से 31 अगस्त तक चेक गणराज्य में आयोजित पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते? श्याम सुंदर स्वामी, अवनी लेखरा, में गोदारा व मोना अग्रवाल। श्याम सुंदर स्वामी, धनाराम गोदारा, अवनी लेखरा व अभिषेक चौधरी, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं दोस्त, और धनाराम गोदारा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 अगस्त 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु किन 2 संस्थानों के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया है दोस्तों? राजीविका व एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड, राजीविका एवं RVJVVS के मध्य, राजीविका RVUNL के मध्य, राजीविका व अडानी एनर्जी लिमिटेड के मध्य। तो दोस्तों ये MOU हुआ आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीविका व एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड के मध्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिखित किस सभ्यता स्थल को हूण आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त है? हूणों का आक्रमण कहाँ पर होता है दोस्तों? आपकी बेराट पर होता, गणेश्वर, आड़ पर या बालाथल। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बेराट। आपके सिलेबस में 5 सभ्यता दे रखी है, कालीबंगा, ठीक है, बेराट, आहड़, बालाथल और गणेश्वर। तो यहाँ पर बात करो खोज दोस्तों, 1936-37 में दयाराम सैनी, वैसे कैप्टन भट्ट ने 1837 में इसकी खोज कर दी थी। आड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, याद है ना आपको? बालाथल की बात करें 1992 के अंदर VN मिश्र, ठीक है। कुष्ठ रोग के प्रमाण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कुष्ठ रोग के प्रमाण कहाँ से मिले? बालाथल से। गणेश्वर सिक्कल में दोस्तों, कहाँ पर है गणेश्वर? 1977 में RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। एक बात बांध के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? गणेश्वर में। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। सारे मछली पकड़ने के कांटा कहाँ पर है? गणेश्वर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4। बेराट की बात करें, यहाँ पर आपके सूती वस्त्र मिले हैं, आपके शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं, आपके बौद्ध धर्म के मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, ठीक है, अकबरकालीन, सारे प्रमाण कहाँ पे मिले दोस्तों? बेराट से मिले। तो सारी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं एक बार क्लास अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई? सोमेश्वर चौहान को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई दोस्तों। गठियाला अभिलेख कुकुक के समय का है, बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर के समय का, बडली अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। तो बताओ राइट आंसर क्या जगह 28 का आपका? ऑप्शन नंबर 3 बिजोलिया अभिलेख। कौन से समय का है? 1169-70 का, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर सोमेश्वर चौहान को किसकी उपाधि दी गई दोस्तों? आपके प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है दोस्तों। गठेला अभिलेख बहुत बार पूछा गया, किसके समय का? कुकुक के समय का। ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय की दोस्तों? आपके भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज कौन थे दोस्तों? गोविंदराज थे। 29 का राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हमीरदेव अंतिम था आपका चौहान शासक। इसके समय आपके 1301 में आक्रमण होता है किसका? एके का। और आपका राजस्थान का पहला जोहर रंगदेवी ने जोहर किया था दोस्तों 1301 में, 11 जुलाई 1301 को, हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जाट शासक ने 1766 में होलकर को पराजित कर धौलपुर पर अधिकार किया? रणजीत सिंह, सूरजमल,
मदन सिंह या जवाहर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 का आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है जवाहर सिंह। जाटू का अफलातून, जाटू का अफलातून बहुत बार पूछा गया दोस्तों। सूरजमल, जवाहर सिंह ने क्या किया 1766 में होलकर, यानी होलकर कौन थे आपके मराठा, ठीक है, मराठा को पराजित कर धौलपुर अधिकार किया था जवाहर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधी मत में सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित कौन सा है? वैदिक आर्यों की संतान सीवी वेद ने बताया दोस्तों। वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया आपकी? सीवी वेद ने, बिल्कुल राइट। सीतिनिया की संतान किसने बताया दोस्तों आपके? जेम्स टॉड ने बताया। उन्हों की संतान वी ए स्मिथ ने बताया दोस्तों। ब्राह्मणों की उत्पत्ति जीएच ओझा ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राह्मणों की उत्पत्ति जीएच ओझा ने बताया दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर ने, भंडारकर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आबुके परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबुके परमार वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? बताओ भाई फटाफट। उत्पल राज, धूमराज, धरणीवरा है, धारावर्ष। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धूमराज। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थुना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्थुना कहाँ पर आपके दोस्तों? अर्थुना के मंदिर में बांसवाड़ा के अंदर है, सॉरी कहाँ पर आपके? बांसवाड़ा के अंदर है। नंबर सिंह ने, चमड़ा राय ने, कृष्णराज ने, सामत सिंह ने। मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 चामुंडा राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की, यादव वंश के किस शासक ने करौली में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? यादव वंश की शाखा हमने पढ़ी थी कहाँ पर दोस्तों? करौली के अंदर। किसने अपनी राजधानी बनाई थी? विजयपाल, धर्मपाल सेकंड, तेमनपाल या अर्जुनपाल। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? धर्मपाल सेकंड ने करौली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? चांदी के पत्थर आर्ट से मिले क्या दोस्तों? बताओ भाई, चांदी के पत्थर आर्ट से मिले क्या? नहीं, चांदी के पत्थर आर्ट से नहीं मिले दोस्तों। अकबरकालीन टकसाल बेलार से मिली, बिल्कुल राइट। दोहरी पेचदार सिरावली पिन अभी देखा नहीं, मैंने अभी बताया था आपको, गणेश्वर। बेलनादार तंदूर ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित जाट राजवंश के शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जाटों की काल राजवंश है, इसको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है हमें। सबसे पहले कौन था? चूड़ामन, गोकला जाट, राजाराम, सूरजमल। तो 36 की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आएगा आपका गोकला जाट। कौन आएगा दोस्तों आपका? सबसे पहले गोकला जाट। फिर कौन सा आएगा आपका दोस्तों? आपका राजाराम। फिर आएगा दोस्तों चूड़ामन, और फिर आएगा आपका सूरजमल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका BCAD। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सभ्यता व उनके खोजकर्ता में से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी, बिल्कुल राइट। आर्ट की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी, बिल्कुल राइट। गणेश्वर की खोज आपके रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, कब? आपकी 1977 में, बिल्कुल राइट। बालाथल की खोज आपके बीबी लाल ने नहीं की दोस्तों, बीबी लाल और बीके थापर 1961 में कहाँ पर आए थे? कालीबंगा में। तो बालाथल की खोज किसने की थी आपकी दोस्तों? VN मिश्र ने की थी। किसने की थी आपकी? VN मिश्र ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? कौन से साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुए दोस्तों? ये हमें क्वेश्चन पूछा है 38 के अंदर। बेलनागार मोहरे मिली है दोस्तों, बिल्कुल। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले और इन पर सफ़ेद और काले रंग की वो धारियाँ लिखी हुई आकृतियाँ की है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपके कालीबंगा से मिले। माता शक्ति की मूर्ति नहीं मिली दोस्तों, यहाँ पर देवी की पूजा की मूर्ति यहाँ पर नहीं मिली है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ABC। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। आर्य संस्कृति का वह या उत्खनित स्थल जो राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है, बताओ भाई। तो दोस्तों गिलोंड आपका राजसमंद के अंदर है। गिलोंड कहाँ पर आपके? राजसमंद के अंदर है, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बालाथल की बात करें तो बालाथल दोस्तों उदयपुर के अंदर आ जाएगा। आर्य संस्कृति की सम्मिलित बात करें तो बालाथल उदयपुर के अंदर आ जाएगा। तो उदयपुर में कौन से आएंगे आपके? आर्य खुद आ जाएगा, बालाथल आ जाएगा, भगवानपुर आ जाएगा, और याद करो भाई महाराज की खेड़ी, महाराज की खेड़ी आ जाएगा।
ये तो उदयपुर जिले के अंदर है, साथ साथ याद कर लो। ठीक है, तो भगवानपुरा भी कहाँ पर आ गया आपका, उदयपुर के अंदर। ठीक है, ओजियाना, ओजियाना की बात करें, ओजियाना कहाँ पर आएगा दोस्तों आपके, ओजियाना था आपका भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। और पचमाता कहाँ पर है दोस्तों आपके, राजसमंद में, राजसमंद में पंचमाता हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। एक और है दोस्तों आपका छतरी खेड़ा, ये भी किससे संबंधित है दोस्तों, आपके आर्य सभ्यता संस्कृति से संबंधित है। यानी आपका क्या हो जाएगा, हमें पूछा था राजसमंद जिले में कौन से हैं, तो ए और ई, ए और ई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो, आर्य सभ्यता के संबंधित तथ्यों पर विचार कर असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प को हमें चुनना है। आर्य में उत्खनित चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई, तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई चौथे स्तर से, बिल्कुल राइट है। आर्य सिंधु सभ्यता स्थल है दोस्त, आर्य सिंधु सभ्यता स्थल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आहड़ में संयुक्त परिवार प्रथा के अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। आहड़ से प्राप्त मध्य भांडों में उल्टी तपाई तकनीक का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से बालातल सभ्यता से प्राप्त अवशेष, बालातल सभ्यता से प्राप्त अवशेष कौन से हैं दोस्तों, तो लोहा गलाने की भट्ठी मिली है, बिल्कुल। मिट्टी के सांड की आकृति यहाँ पे मिली है, बिल्कुल राइट। हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा भी बना, हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा भी मिला दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि, देखो संकलिपि की बात करें, ये मिला दोस्तों आपके बेरार से। कहाँ से मिला आपका, संकलिपि के लेख कहाँ से मिले दोस्तों, आपके बेरार सभ्यता से मिले। हमें पूछा बालातल से, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, आपके वीएन मिश्र ने की थी, वीएन मिश्र ने। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कुष्ठ रोग का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है, तो वो आपके बालातल से मिला है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बालातल सभ्यता के संदर्भ में असत्य है, फिर से बालातल सभ्यता के बारे में पूछा है। यहाँ से भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण मिला, बिल्कुल राइट। यहाँ से अपरिष्कृत मर्तमान प्राप्त हुए, बताओ भाई, अपरिष्कृत मर्तमान प्राप्त हुए, बिल्कुल सत्य बात है। ये ताम्र पाषाणिक और लोहे युगीन सभ्यता स्थल है, बिल्कुल राइट। यहाँ महिषासुर मर्दिनी की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो देवी के प्राचीन अंकन है दोस्तों, ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। महिषासुर मर्दिनी की पाषाणकालीन प्रतिमा बालातल से प्राप्त नहीं हुई दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, सत्य तो पूछा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को हराकर जालोर दुर्ग पर अधिकार कब किया दोस्तों। इसका क्रम पूछा जाता है, एक आक्रमण का क्रम पूछा जाता है दोस्तों। 1311 के अंदर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव जालोर को हराकर अधिकार कर लिया था। एक आक्रमण का क्रम पूछा जाता है दोस्तों। क्रम की बात करें, 1301 के अंदर रणथंभौर, 1303 में इन्होंने चित्तौड़ पर जीता, चित्तौड़ का साका। 1308 में दोस्तों आपका जालोर था, सॉरी सिवाना, सिवाना। और 1311 में जालोर। जालोर दुर्ग की कुंजी क्या कहलाती है, सिवाना कहलाती है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, जैसलमेर दुर्ग में हुए द्वितीय साके के समय आक्रमण किसने किया था। जैसलमेर में कितने हुए दोस्तों, 2.5 साके हुए आपके, कितने साके हुए आपके, 2.5 साके। तो द्वितीय साके के समय अमीर अली, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का आपका, ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की, कालीबंगा सभ्यता से पूछा दोस्तों इस बार क्वेश्चन, चलो करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्न खतरों पर हमें विचार करना, चलो विचार करते हैं। कालीबंगा के प्रथम 2 स्तर पराग हड़प्पा तथा शेष के अवशेष हुए, ठीक है। प्रथम 2 स्तर है वो तो किससे मिले दोस्तों, आपके पराग हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर याद होना चाहिए कुल स्तर कितने होंगे दोस्तों आपकी कालीबंगा से, कुल स्तर की बात करें 5, जिसमें से प्रथम तो 2 पराग हड़प्पा और अंतिम 3 हड़प्पा सभ्यता कालीन, हड़प्पा कालीन दोस्तों। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पूर्व भाग में नहीं दोस्तों, आपके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, गलत हो जाएगा। 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापा ने अवतरण कार्य किया, बिल्कुल राइट। उपरोक्त सही कथन की बात करें तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ
के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य को बताइए। सत्य को हमें बताना है दोस्तों। 46 के अंदर सोमदेव करत, देखो सोमदेव थे लेखक, इसके द्वारा कविता ललित विग्रहराज। बहुत बार पूछा जाता है कि ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है, तो सोमदेव के अनुसार विग्रह चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को परास्त किया, बिल्कुल किया। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को परास्त किया था, बिल्कुल राइट, तंवरपाल को, दिल्ली के तंवरपाल को परास्त किया था। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक बना था कौन, विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ का लेख फिरोज शाह की लाट पर उत्तीर्ण है, बिल्कुल राइट, लोह स्तंभ भी बोला जाता है दिल्ली का, फिरोज शाह की लाट पर उत्तीर्ण है, बिल्कुल राइट। विग्रह चतुर्थ का काल चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित नहीं है? जोधपुर में कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों, बताओ। वैसे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। बेड रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना जोधपुर के अंदर है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के अंदर नहीं है दोस्त। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो आप पूछोगे सर फिर राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर। कौन जिले में स्थित है? आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का फील्ड स्टेशन स्थित नहीं है? कहाँ पर स्थित नहीं है दोस्तों, बताओ भाई। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बोफालगढ़, कायलाना, चांदन, दोहरी मन्ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का आपका? ऑप्शन नंबर 4 दोहरी मन्ना में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी का पश्चिमी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ भाई। सेवर भरतपुर के अंदर, बिछवाल बीकानेर के अंदर, अविकानगर टोंक के अंदर, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अविकानगर टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवर भरतपुर के अंदर क्या है दोस्तों आपके? सेवर भरतपुर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, याद कर लो। राष्ट्रीय सरसों या रेपसीड अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र। बिछवाल बीकानेर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिछवाल बीकानेर के अंदर है। बताओ भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी कहाँ पर आपके? बीकानेर के अंदर ही है। दुर्गापुरा के अंदर आपका रारी का मुख्यालय है, रारी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रारी वाला याद कर लेना दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, हिंदी के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसको करते हैं हम 50 को। सरसों अनुसंधान निदेशालय संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। 50 की बात करें, सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल राइट। फरवरी 2009 में राई और सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया। पहले था आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, उसका नाम निदेशालय बनाया गया आपका फरवरी 2009 के अंदर, बिल्कुल राइट। इसके प्रशासनिक नियंत्रण में अलवर जिले में गुंटा, बानसूर में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, बिल्कुल राइट। तो प्रयुक्त में सही कथन कौन सा है? तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है आपका, सॉरी 51 दे रखा है आपका। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सम्मिलित करना है। अनुसंधान केंद्र दे रखे सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में स्थान दे रखे। देखो दोस्तों, आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, सॉरी एक मिनट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है दोस्तों हमें। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर आपका? बीकानेर के अंदर है। सामाजिक कार्य शोध संस्थान की बात करें तो आपके अजमेर के अंदर है। राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर आपके? बताओ भाई, जोधपुर के अंदर है क्या? तो जोधपुर के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 3 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं भाई 52 के अंदर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को तत्कालीन यूएसएसआर की सहायता से की गई, यानी सोवियत संघ की सहायता से की गई। 15 अगस्त 1956 को केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ की स्थापना की गई, बिल्कुल राइट। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राज्य में कृषि अनुसंधान स्टेशन और संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश के युग्म में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। असम्मिलित की हमें पहचान करनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका कृषि अनुसंधान स्टेशन केसवाना। कृषि अनुसंधान स्टेशन केसवाना दे रखा है दोस्तों आपका जालौर के अंदर, सेकंड बी के अंदर। 53 की बात करें तो बिल्कुल सत्य है। कृषि अनुसंधान स्टेशन नवगांव अलवर के अंदर है, थर्ड बी के अंदर, बिल्कुल राइट। कृषि अनुसंधान स्टेशन उमेदगंज कोटा के अंदर है, फिफ्थ के अंदर। 53 की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है। कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडौर जोधपुर के अंदर है दोस्तों। मंडौर कहाँ पर आता है आपका? जोधपुर के अंदर आता है, बिल्कुल राइट। लेकिन देखो यहाँ पर फर्स्ट बी के अंदर नहीं है दोस्तों, ये फर्स्ट बी के अंदर नहीं है दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों आपका सेकंड बी में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विज्ञान के अंदर ग्रामोत्थान विद्यापीठ नामक एनजीओ के प्रशासनिक नियंत्रण में है? कौन सा है दोस्तों आपके? अन्य सीकर, संगरिया, नवांगढ़, नेनवा रोड, बूंदी, बामनवाड़ा, जालोर। तो संगरिया, नवांगढ़, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। देखो 55 क्या दे रखा है दोस्तों आपका, ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन आ गया अब आपकी। राजस्थान स्थित बालूका स्तूपों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। राज्य के सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, पोखरण व मोहनगढ़, जैसलमेर में तारा बालूका स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। शेखावाटी में अधिकांशतः अर्धवर्ताकार बालूका स्तूप का विस्तार है, बताओ भाई, बिल्कुल सत्य बात है। अर्चनाकार जैसे बालेरी चूरू का नाम बार बार पूछा जाता है आपका, बालेरी चूरू, जहाँ पर अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप पाए जाते हैं, तो दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली स्थित शिखर है। उत्तरी अरावली में कौन सा शिखर है दोस्तों आपका? देखो मोराय जी टोटगढ़ के अंदर आपका, यानी टोटगढ़ मोराय जी अजमेर के अंदर है। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी यानी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। नागवाणी आपके सायरा सिरावास, तो सिरावास हो जाएगी दोस्तों अलवर के अंदर। सिरावास कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर है। और अलवर किसका हिस्सा है दोस्तों आपका? उत्तरी अरावली का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 के अंदर। सायरा की ऊंचाई 900 मीटर दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में परिहारा लवणीय गर्त स्थित है। परिहारा लवणीय गर्त बांगर मैदान में, गोडवार प्रदेश में, घर के मैदान में, मालपुरा मैदान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बांगर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर परिहारा यानी चूरू के अंदर है, चूरू में हो सकता है, ये चूरू के अंदर दोस्तों, बांगर प्रदेश का हिस्सा चूरू। निम्नलिखित में से ब्यावर में स्थित दरा है। तो दोस्तों आपके ब्यावर में 4 दरें हैं, सुरागार दरा, शिवपुर दरा, परवेरे दरा और बर दरा। ये चारों दरें हैं दोस्तों कहाँ पर? ब्यावर के अंदर। तो ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 58 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान स्थित पूर्व मैदान के संदर्भ में असत्य कथन। पूर्व के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। विद्यन पठार इस प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है। विद्यन पठार इस प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है, बिल्कुल राइट। ठीक है, देवगढ़ का पिंडमान मैदान इस प्रदेश का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, देवगढ़ का जो पिंडमान मैदान है इसका अभिन्न अंग है। देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर। यह मैदान पश्चिमी से पूर्व है, यानी यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है, बिल्कुल राइट। पश्चिम से 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है, बिल्कुल राइट। डाबी का पठार इस प्रदेश का विशिष्ट भू आकृति है। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डाबी का पठार कहाँ पर? आपके बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी। और बूंदी किसमें आता है दोस्तों? हाड़ौती के अंदर आता है, यानी प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असुमलित हो जाएगा। निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश भूदर से असुमलित युगम है। असुमलित हमें छाड़ना है, देखो सारे पढ़ चुके हैं। शाहबाद उच्च भूमि रामगढ़ क्रेटर 12 जिले के अंदर है। बूंदी पर्वत श्रेणी के अंदर खटगढ़ दरा, ठीक है, ये भी कहाँ पर आपकी? बूंदी के अंदर, बिल्कुल राइट है। मध्य माई बेसिन वांगड़, झालावाड़ पठार डांट। तो ये आपका 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डांट की बात करें जैसलमेर के अंदर दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित हो जाएगा। राजस्थान स्थित डग गंगाधर उच्च प्रदेश कहाँ पर है दोस्त? झालावाड़ जिले के अंदर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सत्य कथन नहीं है, कौन सा सत्य कथन नहीं है दोस्तों, बताओ भाई। यह हड़ौती पठार का दक्षिणी पश्चिम भाग है, बिल्कुल राइट। हड़ौती पठार का दक्षिणी पश्चिम भाग है, बिल्कुल सत्य है। इस प्रदेश में धरातलीय विविधता बहुत कम है, बिल्कुल राइट। चंबल नदी इस प्रदेश की पश्चिम सीमा बनाती है।
बिल्कुल राइट बात है। यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी हुआ करती है, सबसे बड़ी हुआ करती नहीं है दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन सुनिए। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, बिल्कुल राइट। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, बिल्कुल राइट। और अभी आपका 100 मीटर वाला चर्चा में रहता काफी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा, अरावली को बचाओ आंदोलन भी चल रहा है राजस्थान के अंदर, सेव अरावली के नाम से। हाड़ौती पठार लावा मिश्रित सेल व विभिन्न सेलों से निर्मित है। तो हाड़ौती का पठार बिल्कुल सत्य बात है, लावा मिश्रित व सेल एवं विभिन्न सेलों से निर्मित है। थार मरुस्थल सामान्य ढाल, थार मरुस्थल का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं दोस्त, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य। मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग लूणी बेसिन है या गोडवाड़ बेसिन है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालुका स्तूप रहित है? बालुका स्तूप रहित यानी बालुका स्तूप मुक्त है 41.5%। और युक्त कितना है दोस्तों आपका 58.5%। यानी पश्चिमी शुष्क प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त। तो बालुका स्तूप मुक्त है दोस्तों आपके 41.5 और युक्त है दोस्तों 58.5। तो हमें पूछा बालुका स्तूप रहित, जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसलमेर, फलौदी और जोधपुर आप याद कर सकते हो, पूछा जाता है। भौमट क्या है दोस्तों? ये तो दोस्तों आपका भोराट आता है, एक भौमट आता है। तो भोराट तो पठार है, भौमट क्या है दोस्तों आपका बताओ भाई। कोकुंदा से कुमलगढ़ के मध्य पठार क्षेत्र, ये तो भोराट कहलाता है दोस्त। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय क्षेत्र मेवल कहलाता है दोस्त। अजमेर और दिवेर के मध्य नहीं, डूंगरपुर, उदयपुर और पूरी श्रेणी के अरावली का जो भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? भौमट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 का 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां देखी जाती है? गोलाकार पहाड़ियां कहाँ पर देखी जाती है भाई बताओ? नाकौड़ा पर्वतीय क्षेत्र, जालौर। वैसे नाकौड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बालोतरा के अंदर, बालोतरा के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर, जालौर आता है आपका। वैसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, गोलाकार पहाड़ियां देखी जाती है दक्षिणी। और इसे दोस्तों नाकौड़ा क्या बोलते हैं? राजस्थान का मेवा नगर, राजस्थान के मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिणी आवर्ती क्षेत्र देश है जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग, डाबे का पठार, झालावाड़ का पठार, ऊपरवाल का पठार, क्रास्का का पठार। तो 67 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? झालावाड़ का पठार, ऑप्शन नंबर 2। डाबे का पठार कटे दोस्तों आपके बूंदी के अंदर है। क्रास्का एवं काकड़वाड़ी का पठार अलवर जिले के अंदर है। ऊपरवाल का पठार दोस्तों, ऊपरवाल का पठार आपके चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच, चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच फैला हुआ आपका। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो मुकुंदरा शिखर श्रेणी, मुकुंदरा यदि आड़ोती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैली हुई है। वैसे तो कोटा और झालावाड़ मुख्य रूप से आता है। लाखेरी निकट, रामगढ़ में, जेतावास में, चंदवाड़ी क्षेत्र में, चंदवाड़ी में। और इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 517 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जेतवास दर्रा कहाँ पर आपकी बूंदी के अंदर है। जेतवास, लाखेरी ये कहाँ पर आपके बूंदी के अंदर है दोनों। रामगढ़ कहाँ पर आपके बारा के अंदर है। यहाँ पर कैसी चट्टानी पाई जाती है दोस्तों? हॉर्स टू आकृति चट्टानी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर कुंभलगढ़ से नीचा तथा ऋषिकेश से ऊंचा है? अब कुंभलगढ़ और ऋषिकेश की दोनों की ऊंचाई याद होनी चाहिए। डोनिया डूंगर, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ऋषभदेव। तो सबसे पहले बात करें कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है कुंभलगढ़ की? आपकी 1224 मीटर है। ऋषिकेश की बात करें दोस्तों, ऋषिकेश कहाँ पर आपकी? राजसमंद सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों ऋषिकेश की? तो ऋषिकेश की आपकी 1017 मीटर। आप देखो डोनिया डूंगर की बात करें दोस्तों, डोनिया डूंगर आपकी 1183 मीटर है, ठीक है। सज्जनगढ़ की बात करें दोस्तों, सज्जनगढ़ की कितनी है आपकी? उदयपुर के अंदर 938 मीटर, बार बार पूछी जाती है आपकी। ऋषभदेव की बात करें, कमलनाथ की बात करें दोस्तों, तो कमलनाथ की कितनी है आपकी? 1001 मीटर है। ऋषभदेव की बात करें तो 400 मीटर। कितनी है? 400 मीटर। तो आपकी पूछा है मैं कुंभलगढ़ से नीचा था, ऋषिकेश से ऊंचा। तो यानी
1070 से ऊपर, 1017 से ऊपर तो देखो ये तीनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। 1017 से ऊपर तो है नहीं, तो ढूंढने डूंगरी आपका बच्चा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू क्यों करना आवश्यक था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को की शिक्षा का मूल अधिकार बनाने हेतु, बच्चों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने हेतु। बताओ भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु। कल ही हमने रिवीजन किया आपका जीएसटी के माध्यम से आरटीए एक्ट 2009, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को आप, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया था हमें। आरटीए अधिनियम के नियम, आरटीए अधिनियम के तहत नियम को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है दोस्तों। अध्याय 4, अध्याय 4 क्या दोस्तों? अध्याय 2 दे रखा है, अध्याय 6 दे रखा है, अध्याय 3 दे रखा है। बताओ भाई, टोटल अध्याय कितने आपके? 7। अध्याय 4 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। धारा की बात करें तो 12 से 28, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रवेश है दोस्तों आपका। क्या आपका? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। धारा की बात करें तो धारा 3 से 5, धारा 3 से 5, ठीक है। अध्याय 6 की बात करें दोस्तों तो अध्याय 6 के अंदर क्या हो जाएगा आपका? बालकों का के अधिकार का संरक्षण, बालकों के अधिकार का संरक्षण। भाग 6 के अंदर धारा की बात करें तो धारा 31 से 34। अध्याय 3 की बात करें तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता कर्तव्य। और धारा की बात करें तो दोस्तों धारा 6 से 11। सारे हम पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल ही बताया आपको वापस, ये देखिए दोस्तों, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालक में सम्मिलित है। कब संशोधन हुआ था दोस्तों आपका? संशोधन हुआ था दोस्तों 2012 के अंदर। कब हुआ था? 2012 के अंदर। तो ये सब चीजें जोड़ी गई थी। निःशक्त बालक, विधवा बालक, एचआईवी पीड़ित, अभिभावक बालक, सिलोसिस से पीड़ित बालक। तो बेहतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो दोस्तों ये तो निःशक्त बालक और आपके थे एचआईवी पीड़ित और अभिभावक बालक। विधवा के बालक नहीं थे, सिलोसिस बालक नहीं थे। तो आपका राइट आंसर 1 और 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आरटीए अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य क्या है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, 5 से 8 तक की शिक्षा, 6 से 8 तक की, या 1 से 8 तक की। तितर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत वर्ष 2012 में किए गए संशोधन के तहत किन बालकों को घर आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है? घर आधारित शिक्षा चुनने का प्रदान किया गया है। जो बहु निश्चितता व गंभीर निश्चितता बालक वाले हैं 2 के संशोधन के तहत वर्ष 2012 में संशोधन देखो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई बालक 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, ज्ञान के आधार पर, सीखने गति के आधार पर, उम्र के आधार पर, अन्वेषण प्रक्रिया के आधार पर। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। सरकारी विद्यालय के में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो प्रारंभिक शिक्षा जब तक पूरी नहीं होती जब तक वो पात्र होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष के बाद भी रहेगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है दोस्तों। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 8, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकारी कर्तव्य नहीं है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है दोस्त। बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास स्कूल उपलब्ध कराना भी है। आयु के अनुसार प्रवेशित बालिका के लिए विशेष प्रशिक्षण की उपलब्ध कराना बिल्कुल राइट। विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान किसमें दोस्तों? धारा 4 के अंदर। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मानक विकसित करना ये नहीं है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका।
RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षक करते हुए होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाया जाएगा। धारा 3, धारा 7, धारा 10 या धारा 15। माता पिता की करते हुए पूछे तो माता पिता करते हुए दोस्तों आपके धारा 10 के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, धारा 10 के अंदर माता पिता के करते हुए। धारा 3 के अंदर RT एक्ट है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3 के अंदर दोस्तों आपका। वित्तीय उत्तरदायित्व है दोस्तों धारा 11 के अंदर, सॉरी धारा 7 के अंदर वित्तीय उत्तरदायित्व है, ठीक है। धारा 15 के अंदर क्या दोस्तों आपका, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 की बात करते हैं दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। निजी विद्यालय कक्षा की कुल क्षमता की 25% सीट पर निर्बल असुविधाग्रस्त बालकों को निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध कराया जाएगा, निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध कराएगा, बिल्कुल राइट। धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय का दायित्व केवल प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से प्रवेश पर ही लागू होगा, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 असंगत है। समुचित सरकार द्वारा स्थापित है विद्यालय पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल राइट। धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय का दायित्व पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष में प्रवेश के लिए भी लागू होगा, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन है दोस्तों। RT अधिनियम 2009 संशोधन 2019 में धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं को नियमित परीक्षा ली जाएगी, कक्षा 5 और 8 की, कक्षा 5 व 8 की। तो यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर वह दे रखा है, तो 5 और 8 की ली जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 1 के, ठीक है, 2.0 के, बहुत ही अच्छा पेपर था, ठीक है, शानदार क्वेश्चन थे सारे के सारे, और रिवीजन करने वाले क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा नॉलेज हुआ होगा इन क्वेश्चनों को एनालिसिस करके आपको। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। कल करेंगे हम माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस, और शाम को अपनी होगी GST क्लास। तो समाप्त करते हैं दोस्तों, और समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इन क्वेश्चनों की PDF की बात करें, वैसे तो पेपर होगा आपके पास, वैसे PDF भी डालेंगे हम पूरी की पूरी कहाँ पर, अपने टेलीग्राम के ऊपर। आज इनकी PDF भी मिल जाएगी पूरी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।